हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस मटेरियल के अंदर उसके हर एक एटम के अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड ड्यू टू द displacement in the center of positive and center of negative charge as a result of the force acted upon by the external electric field। मतलब अगर हम एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके हर एक मॉलिक्यूल या एटम के अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो वो नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कैसे प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा और उसका क्या इफेक्ट होगा, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स टुडे वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो हमें एक रेक्टेंगुलर स्लैब दी गई है ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल and let this dielectric slab is named as ABCD and that is placed in a uniform external electric field which is set up in between the two parallel plates having the same area carrying the same charge but of opposite sign। और इन दोनों प्लेट्स के ऊपर इन सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, मान लो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। लेट दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हर एक एटम जो है वो इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड तो वो जीरो डाइपोल मोमेंट को शो करता है, क्योंकि उसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। ये जो मैं सर्कल लगा रहा हूँ ये उसके मॉलिक्यूल्स को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर एक एटम या मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा उनके ऊपर फोर्सेज लगेगा, जिसके कारण सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे। मान लो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इनका यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो जिससे हर एक एटम के सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन प्रोड्यूस होने के कारण हर एक एटम के अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम ये मान लें लेट x बी द displacement produced in between center of positive and negative charge of each atom due to applied electric field, and if plus minus q be the magnitude of either charge in each atom या molecule। जो हमारा एटम या मॉलिक्यूल है, हर एक एटम या मॉलिक्यूल के अंदर प्लस माइनस इंडिविजुअल चार्जेस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक एटम के सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है स्मॉल एक्स। तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, एक एटम का अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पर माइनस क्यू चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच में सेपरेशन प्रोड्यूस हो रहा है एक्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिसके कारण हर एक मॉलिक्यूल या एटम अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, जिसका एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा। सो देयरफॉर द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन each atom or molecule
दैट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इन ईच एटम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हर एक एटम के अंदर इतना प्रोड्यूस होगा। और अगर मैं ये मान लूँ लेट कैपिटल N बी द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गिवन मटेरियल, हमारे गिवन मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम या एटॉमिक डेंसिटी जो है वो कैपिटल N है, तो यूनिट वॉल्यूम में N नंबर ऑफ एटम है और हर एक एटम के अंदर Q इंटू में X के जितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा, देन द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आवर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या स्लैब दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम इंड्यूस्ड। तो ये जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गिवन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है whenever it is placed in an external electric field, this is represented by a vector that is named as capital P vector, और इस वेक्टर को कहा जाता है पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब होगा whenever डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज द पोलराइजेशन वेक्टर। अब बात करते हैं इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बिहेवियर की। तो जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, एक्सटर्नल फील्ड के कारण इसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया E0, फ्री चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे हम। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट हो गए। अब आल्दो हर एक एटम के अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, पर अगर हम ओवरऑल सब्सटेंस के नेट चार्ज की बात करते हैं तो इसके नेट चार्ज की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। कारण क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ उनकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। और अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बल्क में कोई एक स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं तो इस वॉल्यूम का भी अगर नेट चार्ज हम कंसीडर करें बल्क के अंदर तो वो भी 0 होगा। कारण हर एक डाइपोल का पॉजिटिव साथ वाले नेबरिंग एटॉमिक डाइपोल के नेगेटिव चार्ज के पास लाई करेगा, जिससे एक दूसरे के इफेक्ट को वो बैलेंस करके नेट चार्ज की वैल्यू 0 प्रोड्यूस करेंगे इंटीरियर ऑफ द डाइपोल के डाइलेक्ट्रिक स्लैब के। पर अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस AB के पास देखें तो यहाँ पर इन एटम्स का जो नेगेटिव चार्ज है दैट रिमेन्स अनबैलेंस्ड। सिमिलरली CD सरफेस के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है इन डाइपोल्स का वो अनबैलेंस्ड रह रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटीरियर ऑफ द स्लैब के अंदर अगर हम देखेंगे तो किसी तरह का कोई नेट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर अगर हम AB सरफेस या CD सरफेस की बात करेंगे तो AB सरफेस के ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज और CD सरफेस के ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस डस्टर की तरह मान लेते हैं, ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, इस AB सरफेस के ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज, CD सरफेस के ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है। रेक्टेंगुलर स्लैब है तो इसकी ये जो दोनों सरफेसेस होंगी, ये दोनों सरफेसेस आपस में पैरेलल प्लेट्स की तरह बिहेव करेंगी। दोनों के ऊपर चार्ज होगा, एक पर नेगेटिव और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। अब ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपन ने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिया था, जनरली न्यूट्रल होता है। तो कहने का मतलब जितना AB सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही CD सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और रेक्टेंगुलर स्लैब ली है तो अपोजिट फेसिस का सरफेस एरिया क्या आएगा, सेम होगा। मतलब AB सरफेस के ऊपर चार्ज, CD सरफेस के ऊपर चार्ज सेम होगा, मैग्नीट्यूड, एरिया दोनों का सेम होगा। मतलब इन दोनों सरफेसेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होगी वो सेम होगी, पर एक के ऊपर नेगेटिव और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव। मतलब इस स्लैब के
ये दो फेसिस जो होंगे वो एक नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा, इधर वाली सरफेस एक पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगी। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के ऊपर जब हम चार्ज देते हैं सेम अमाउंट का, तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पोलराइजेशन के कारण इसकी सरफेसिस के ऊपर ये चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, और इन चार्जेस को हम नाम देंगे पोलराइज्ड चार्जेस। ये जो चार्जेस है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, दीज चार्जेस आर नोन एज फ्री चार्जेस। अब इस पोलराइज चार्ज के कारण एक पोलराइज चार्ज डेंसिटी होगी। उस पोलराइज चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा पी से मान लो मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू द चार्ज पोलराइज्ड, इसकी वैल्यू मैं क्यू पी मान रहा हूं, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ईच स्लैब। ये सिग्मा पी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है बात? अगर मैं इस स्लैब की थिकनेस कंसीडर करता हूं स्मॉल डी, तो डी से मल्टीप्लाई कर दो, डी से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में क्या बन गया? एरिया ऑफ द स्लैब, सरफेस एरिया ऑफ द स्लैब ऑफ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्लैब मल्टीप्लाइड बाय इट्स थिकनेस, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्लैब। अब QP जो था ये पोलराइज चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं इस स्लैब की टोटल सरफेस के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस हो रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू इंड्यूस चार्जेस है मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक तरह से ये क्या है? टोटल इंड्यूस चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंट करेगा टोटल डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन द गिवन स्पेसिमेन, स्पेसिमेन कह लो या स्लैब कह लो, टोटल डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम, और ये रिप्रेजेंट करता है पोलराइजेशन वेक्टर को, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम को। तो सिग्मा पी की वैल्यू में पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल पी के इक्वल भी पुटअप कर सकता हूं। अब पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमारे पास आ गई, तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड inside the specimen that is given by, let this is represented by the symbol EP, मैग्नीट्यूड की अगर हम इसकी बात करें तो that is equal to the polarized surface charge density divided by epsilon, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक सेटअप हो रही है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द सिंबल इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड नॉट ऑफ द फ्री स्पेस। अब सिग्मा पी की वैल्यू है P के इक्वल, तो P बाय एप्सिलॉन, हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं। अब इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किससे किसकी तरफ होती है? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब पोलराइजेशन के कारण अगर हम देखें तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के या स्लैब के CD सरफेस जो होगी वो पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगी, और AB सरफेस जो होगी वो नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगी। तो इसके कारण जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा दैट विल डायरेक्ट फ्रॉम द CD surface to AB surface which is just opposite to the direction of अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, एक तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो AB से CD की तरफ है, और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो CD से AB की तरफ लगेगा। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक field intensity inside the slab is given by, let this is represented by symbol capital E vector, that is equal to applied field intensity माइनस में induced electric field intensity, और induced electric field intensity की वैल्यू सिग्मा P कह लो या पोलराइजेशन वेक्टर P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, P भी एक वेक्टर है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कहा जाता है reduced value of electric
फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हम इस बिहेवियर को एक बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टिंग स्लैब प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करें तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि कंडक्टिंग स्लैब को जब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जिससे इधर एक नेट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा था, और पॉजिटिवली चार आयन जो थे वो इस सरफेस पे कलेक्ट हो रहे थे, जिसके कारण इंड्यूस चार्जेस सेटअप हो रहे थे। तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण नेट चार्ज की वैल्यू इंड्यूस हो रही थी। और दूसरी बात, इनसाइड द मटेरियल या इनसाइड द स्लैब ऑफ द कंडक्टर जो था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 थी। पर अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इंड्यूस चार्जेस सेटअप हो रहे हैं, पर ये इंड्यूस चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण या कंडक्शन के कारण नहीं आ रहे, ये सिर्फ पोलराइजेशन के कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ इंडिविजुअल एटम्स के कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। मींस यहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रहा। इसलिए हमने डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन में ये बात कही थी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को आगे ट्रांसफर कर देंगे विदाउट कंडक्टिंग, सेम बिहेवियर। दूसरी खास बात इसमें ये थी कंडक्टर के कंपैरिजन में कि इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो 0 नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू को शो कर रहा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग और स्टडी करते हैं। ये तो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। एक इसमें हम लोग टर्म यूज करते हैं दैट इज नेम्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसको K सिंबल से डिनोट किया जाता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिफाइन किया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने अगर 2 पॉइंट चार्जेस दिए जाएं वेन एवर दे आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, उनके बीच में फोर्स निकाला। अब उन्हीं पॉइंट चार्जेस को मीडियम में रखा जाए तब उनके बीच में फोर्स निकाला। दोनों का रेशियो जो था वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। एक हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो से भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया था। Similarly, dielectric constant for a dielectric material is also given by the ratio of the applied electric field, means free electric field, to the reduced value of electric field inside the dielectric material. इसके अलावा एक टर्म हम और यूज करते हैं and that is known as electric susceptibility. अब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल फील्ड के कारण उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन इंक्रीज होगा। उस सेपरेशन के कारण डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा हर एक एटम के अंदर, जिसके कारण नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंड्यूस होगा, जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P कहलाता है। पर इस पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। और डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कब होगा? जब सेपरेशन ज़्यादा होगा। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया वो मायने नहीं रखता, इन सेंट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मीन्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा, सेपरेशन उतना ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मींस पोलराइजेशन वेक्टर या डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्लैब जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, और इस कॉन्स्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी में हम दो कॉन्स्टेंट लगाते हैं, एक एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा एक और सिंबल यूज कर रहे हैं जिसको कहा जाता है काई विद सबस्क्रिप्ट स्मॉल ई। ये रिप्रेजेंट करता है, इस क्वांटिटी को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताता है कि उस मटेरियल को पोलराइज करना कितना आसान है। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ ए
dielectric material which represents the ease का मतलब आसानी से, with which it can be polarized। हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पोलराइज करना कितना आसान है, जो प्रॉपर्टी ये बताए, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। एंड नाउ वी विल डेराइव ए स्मॉल रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब हमें पता है कि रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड फील्ड माइनस पोलराइजेशन वेक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। P की वैल्यू हमारे पास ये आई गई है, तो दैट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस एप्सिलॉन काई ई इंटू में नेट रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन हो गया कैंसल, हमारे पास बचेगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस काई ई इंटू में कैपिटल ई। इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले आओ, तो दोनों से हम E कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 1 प्लस काई ई इज इक्वल टू ई नॉट। इस E को इधर डिनोमिनेटर में ले आओ, तो 1 प्लस काई ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, और ई नॉट बाई ई रिप्रेजेंट करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की जो वैल्यू होगी that is equal to 1 plus electrical susceptibility of the given dielectric material. So this is about the relation between the dielectric constant and electrical susceptibility, and it's about your behavior of a non-polar dielectric whenever placed in an external electric field. And that's all about this lecture.